कभी आपने एक पल के लिए सोचा है कि आज पूरी दुनिया में जंग क्यों चल रही है? क्यों आज पूरा विश्व जंग में उतर गया? आज दुनिया के किसी भी देश में शांति नहीं है। आप हमारे बगल में देखो, श्रीलंका बर्बाद हो गया, बांग्लादेश की सरकार गिर गई, नेपाल के अंदर किस तरह से सरकार गिरी वो आपने देखा। आज आप पाकिस्तान के अंदर देखो, जो हर रोज पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है। आपने म्यांमार की घटना सुनी कि कैसे हिंदुस्तान को युद्ध में झोंकने की प्लान थी। और ये कौन लोग हैं जो टेलीविजन मीडिया में आकर शांति की बात करते हैं, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं। ये युद्ध सही और गलत का नहीं है, ये युद्ध है उन पावरफुल लोगों का जो युद्ध के जरिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हथियार बेचते हैं, मासूम लोगों को मरवाते हैं, लेकिन अपनी तिजोरियों को भरते हैं। हम इस पूरे वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे हिंदुस्तान को भी ये लोग युद्ध में झोंक रहे थे, वो भी एविडेंस के साथ। आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर पर लिखा हुआ है कि 13 मार्च 2026 को विदेशी धरती यानी कि यूक्रेन, यानी कि वो यूक्रेन जो पिछले 3.5 साल से युद्ध में है, उसके कुछ एक विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में पकड़े गए और उनको बताया गया है कि ये पूर्व फौजी थे, यानी कि एक्समैन। क्या ये बात सही है? नहीं। पूरी दुनिया को गुमराह किया गया। आप पेपर पर देख सकते हैं कि एक आदमी का नाम दिया हुआ है पेट्रो हुब्रा, जिसकी उम्र 36 साल, तरासा सिल्वान जिसकी उम्र 37 साल, या इवान जिसकी उम्र 34 साल। न्यूज में लिखा हुआ कि एक एक्समैन, यानी कि ये किसी फौज के लिए काम करते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपसे मैं ये कहूं कि स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आज भी नाटो के लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं, या उस संगठन के लिए काम कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर आतंक फैला रही है या आज किसी देश को युद्ध में उतारने की योजना बना रही है। ये लोग क्यों हिंदुस्तान आए, क्या किया, हम हर चीज को समझेंगे। आपके पास एक चीज और सोचकर देखो, आपकी हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन हमसे 3500 माइल दूर है। अमेरिका हमसे कितना दूर है? अमेरिका हमसे लगभग 8500 माइल दूर। हमसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग आए थे म्यांमार, ये लोग आए थे उनको ड्रोन की ट्रेनिंग देने। किनको? एक एंटी नेशनल ग्रुप को, एक ऐसे संगठन को जो कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैला रहा है। आज मैं अमेरिका से पूछता हूं, मैं यूक्रेन से पूछता हूं, पूरी दुनिया से पूछता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इन लोगों को म्यांमार भेजना पड़ा। वहां के एंटी नेशनल ग्रुप्स को ये लोग ट्रेन कर रहे थे, इनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन क्यों? अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने देश के नजदीक करो, लेकिन आप हिंदुस्तान के साथ जिनकी सीमाएं हैं, उन देश के एंटी नेशनल आदमी को ट्रेन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कल आपको हिंदुस्तान को भी युद्ध में झोंकना है। मैं आपसे यह कहूं, आज क्या है, दुनिया के पावरफुल देश ब्रिटेन, यूएस, पूरा नाटो, ये दुनिया के अंदर क्या कर रहा है? एक हाइब्रिड वॉर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और आज से नहीं है, ये 1945 से, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे तो उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन एंथीकेबल। मतलब कि जितने भी देश रशिया के अलायंस हैं, जो रशिया के नजदीक हैं, उन सभी देशों को बर्बाद कर दो, ताकि रशिया की कोई भी मदद ना कर सके। इनका काम करने का तरीका कैसा है? ये किसी भी देश को अंदर से खत्म करते हैं, ये डायरेक्ट वॉर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन हमसे डायरेक्ट वॉर करेगा या यूएस हमसे डायरेक्ट वॉर करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, पहले उन देशों को बर्बाद करो। आपने श्रीलंका देखा, आपने बांग्लादेश देखा, आपने नेपाल देखा। मतलब ताकि हिंदुस्तान अंदर से ही डिस्टर्ब हो जाए। जब हिंदुस्तान अंदर से डिस्टर्ब होगा तो हम रशिया के नजदीक नहीं जा पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्लानिंग है दुनिया के इन पावरफुल देशों की। इसके लिए ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, लाखों डॉलर खर्च करता है, लेकिन कभी खुद सामने वॉर नहीं करता। क्या करता है? छोटे छोटे देशों को प्रॉक्सी बनाता है। यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नाटो ने क्या किया, अगर आप देखें मैप के माध्यम से, नाटो ने अपनी सारी फोर्सेस यूक्रेन तक पहुंचा दी और रशिया ने बोला कि यार आप अपनी सेना हटाओ, नाटो की सेना यूक्रेन तक क्यों आ रही है? तो रशिया ने इसका विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन की MI6 CIO वो युद्ध चाहती थी। ब्रिटेन चाहता था कि किसी भी कीमत पर रशिया के साथ एक वॉर हो, ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके। और ये 2014 से 2022 तक इन्होंने डॉनबास के अंदर बहुत नरसंहार किया।
लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब रशिया ने इसका विरोध किया तो सारी दुनिया को क्या बोला गया कि रशिया क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है। सेल्फ डिफेंस और वॉर में बहुत फर्क है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने बोला कि रशिया पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार कर रहा है, यूक्रेन के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि सारी दुनिया की फोर्स मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल संगठनों में से एक नाटो, पूरी नाटो ने अपनी ताकत झोंक दी कि वो रशिया को खत्म करे, लेकिन डायरेक्ट नहीं। मैंने आपसे हमेशा बोला कि ऐसे संगठनों या ऐसे देशों को आगे लेकर आना ताकि वो रशिया के साथ युद्ध करे और नाटो, ब्रिटेन, अमेरिका पीछे से उन्हें सपोर्ट करे। आप डायरेक्ट अमेरिका या ब्रिटेन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, लेकिन आप यूक्रेन के पीछे उन पावरफुल देशों को, आप ब्रिटेन को नहीं देख रहे हो, आप अमेरिका को नहीं देख रहे, आप फ्रांस को नहीं देख रहे, आप जर्मनी को नहीं देख रहे, जो यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहे हैं, पैसों से मदद कर रहे हैं, और ऐसे आदमी, ट्रेंड आदमी यूक्रेन की धरती में पहुंचाए जा रहे हैं जो यूक्रेन के नागरिक नहीं है, लेकिन आज भी वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। और 2022 आप देख सकते हैं कि रशिया कभी वॉर नहीं चाहता था। रशिया चाहता था कि बातचीत से हल हो। जब वो बातचीत करना चाहते थे, इन्होंने क्या किया, मैदान के अंदर एक नरसंहार किया और 3,17,739 सैनिक यूक्रेन की धरती में भेज दिए। तब रशिया ने अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए 22 फरवरी 2022 को एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया। लेकिन दुनिया की मीडिया, ब्रिटेन के MI6, अमेरिका की CIA ने इसको क्या बोला कि रशिया ने एक फुल फ्लैश वॉर किया। सारी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि रशिया की, अगर हम रिजर्व फोर्स को भी जोड़ें तो 60 लाख से ज्यादा सेना है रशिया के पास। आज भी 2026 यानी कि 3.5 साल से ये युद्ध चल रहा है, रशिया ने अभी तक 4 लाख से ज्यादा सेना इस युद्ध में नहीं उतारी। तो एक फुल फ्लैश वॉर कैसे हो सकता है? क्योंकि 30 मार्च 2022 को तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही थी, शांति की बातचीत, लेकिन नहीं, लेकिन पीछे से क्या किया गया, नरसंहार कर गया। नरसंहार किसने किया? नरसंहार किया MI6 यानी कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, यूक्रेन की SBU ने। इन्होंने क्या किया, मैदानी इलाकों में हजारों लोगों को मारा और इसका ब्लेम किसके ऊपर लगाया? इसका ब्लेम लगाया रशिया के ऊपर। उस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन बी सीधे कीव पहुंचे और उन्होंने क्या बोला कि रशिया के ऊपर हमला करो। और यहीं तक नहीं, पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए दुनिया के अंदर सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसों की तरफ से। नाटो ने क्या बोला? नाटो ने बोला सैटेलाइट इमेज के माध्यम से, वो सैटेलाइट कंपनी कौन सी थी? मैक्सर थी, यानी कि इन्हीं की कंपनी, यूएस की कंपनी, और सैटेलाइट इमेज के अंदर लाशें दिखाई गई और ये बोला कि रशिया ने नरसंहार किया। डैनियल जास्बोस्की यानी कि मैस्कर कंपनी के CEO, अब मैं आपको यह बताऊं कि आज भी इसकी जांच चल रही है। GHCPRU एक संस्था है जो इसकी जांच कर रही है कि ये सैटेलाइट इमेज जानबूझ के दुनिया को दिखाए गए ताकि दुनिया क्या करे, रशिया से नफरत करे, दुनिया को लगे कि रशिया नरसंहार कर रही है। आप आगे और देखो, ये यहीं तक सीमित नहीं है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मतलब ये क्या है यार, एक ऐसी संस्था जो कहती है कि 2030 में रशिया के 31 टुकड़े होंगे। आप ये सोचकर देखो कि एक आजाद देश, मतलब एक आजाद मुल्क जिसका अपना कानून है, दुनिया का पावरफुल देश, एक ऐसी संस्था फ्री नेशन ऑफ पोस्ट रशिया फॉर्म, ये कहती है कि आने वाले टाइम में रशिया ऐसा होगा। ये सिर्फ आपको एक लिंक्डइन का प्रोफाइल या सोशल मीडिया में चल रहा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पीछे हजारों करोड़ की फंडिंग है। आज मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर हमसे कोई ये कहता है कि हमारे देश को तोड़ने की बात, तो हम उसको एक आतंकवादी कहते हैं, ऐसे संगठन को बैन करते हैं। तो आज दुनिया, अमेरिका, UN इस संगठन को बैन क्यों नहीं कर रहा? हम अगर रूस की बात क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार रूस के 2030 में 41 टुकड़े करेंगे जो मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैप चल रहा है, आप इनकी वेबसाइट में जाकर, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं।
ये सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। मैंने आपसे बोला ये धीरे धीरे क्या होगा, पहले रशिया को कमजोर करो, रशिया को कमजोर करने के बाद एशिया के अंदर आओ, ईरान को खत्म करो, ईरान को खत्म करने के बाद चाइना को धीरे धीरे कमजोर करो। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये लोग एक साथ दुनिया के पावरफुल देशों पर हमला नहीं करते, ये धीरे धीरे टारगेट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ताकि एक साथ पूरा विश्व या दुनिया के पावरफुल देश इनके अगेंस्ट ना हो जाए। ये इनका काम करने का तरीका है, और ये आज से नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि 1945 से ऑपरेशन अनथिंकेबल जो चल रहा है वो आज भी ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन नहीं रुका। हजारों सरकारें बदली, कई प्रेसिडेंट चेंज हो गए, लेकिन MI6 का ऑपरेशन CIA के साथ आज भी ग्राउंड के ऊपर फुल एक्टिव है। और आपको देखने को मिला होगा पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर आपने क्या देखा कि जितने भी रशिया के अलायंस थे उन सबको टारगेट किया ब्रिटेन ने पर्दे के पीछे रहकर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैसे, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया कि आप रशिया के साथ तेल नहीं खरीदोगे। हिंदुस्तान को डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं किया, हिंदुस्तान के आसपास के देश, बांग्लादेश, सरकार तख्ता पलट कर दी। आपने श्रीलंका देखा, बिल्कुल खत्म कर दिया। नेपाल के अंदर आपने देखा, सरकार गिरा दी। क्यों? ताकि हिंदुस्तान डिस्टर्ब रहेगा तो रशिया की मदद नहीं कर पाएगा। आप उदाहरण देख सकते हैं, ईरान जो रशिया का सबसे अच्छा अलायंस था, ईरान के ऊपर हमला कर दिया ताकि ईरान क्या करे, युद्ध में उलझा रहे और रशिया की मदद ना कर सके। यही आप चाइना के ऊपर भी देख सकते हैं, अमेरिका ने चाइना के ऊपर कई सैंक्शन लगाए, लेकिन इसके पीछे कौन, MI6 ब्रिटेन, जो दुनिया को नजर नहीं आ रही है। बगल में पाकिस्तान, 18 मई 2026 की एक रिपोर्ट है। इसमें क्या है कि जब इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री रशिया गए थे, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करी थी, तो अमेरिका का एक गुप्त लेटर यानी कि एक पेपर क्या हुआ, लीक हुआ। और इस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर क्या करो, तख्ता पलट करो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, रशिया के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, और इमरान खान की सरकार गिर गई। आज भी इमरान खान क्या है, जेल के अंदर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2022 के अंदर सिर्फ रशिया का एक दौरा किया था। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो भी देश रशिया को सपोर्ट करेगा उसको बर्बाद कर देंगे। अब आते हैं हम दोबारा पहले, आज क्यों भारत को डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या था म्यांमार, जो कुछ लोग आपको नजर आए कि 6 यूक्रेनियन या 1 अमेरिकन हिंदुस्तान की धरती में पकड़ा गया, एक महज छोटा सा इंसिडेंट था? नहीं, ये एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी कि हिंदुस्तान को भी क्या कर दो, युद्ध में झोंक दो। अब आप हर एविडेंस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 7 लोग कैसे इंडिया को वॉर में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आपको 7 चेहरे नजर आ रहे हैं, इन 7 चेहरों के पीछे ब्रिटेन के MI6, अमेरिका, नाटो और वो दुनिया के पावरफुल लोग हैं जो दुनिया को युद्ध में झोंककर सिर्फ अपनी तिजोरियां भरते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हजारों लोग युद्ध में मर जाएं, कोई देश बर्बाद हो जाए। मैंने आपसे बोला कि सिर्फ इनका बिजनेस एक ही है, ओनली प्रॉफिट। और रूस की तरह भारत के दुश्मनों को भी क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। जैसे म्यांमार के अंदर क्या हुआ, जितने भी अलकावादी ग्रुप हैं, मतलब आतंकवादी ग्रुप हैं, इन लोगों ने क्या किया, ग्राउंड जीरो पर जाके उनकी हेल्प करी। मेरी बात समझ रहे हैं? और इनके पीछे कौन थे, इनके पर्दे के पीछे पूरा का पूरा नाटो, पैसा नाटो का, हथियार नाटो का, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो, अशांति फैलाई जा सके। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अशांति होती है तो हमारे देश के अंदर भी एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो फिर आते हैं हम दोबारा 18 मार्च 2026 के सेम उसी पेपर की हेडिंग में, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यूक्रेनियन के कुछ एक लोग पकड़े गए जिन्हें यह बोल दिया कि यार ये तो एक्स मैन थे। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्स मैन मतलब इनका प्रेजेंट टाइम में यूक्रेनियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी या अमेरिकन आर्मी के साथ कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच में ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि मैं आपको वो रिपोर्ट बता रहा हूं जिसके आधार पर यह प्रूफ होगा कि ये सब के सब 7 के 7 लोग आज भी प्रेजेंट टाइम में नाटो के लिए काम कर रहे थे, ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे, यूक्रेन के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। ये हर एविडेंस को हम ध्यान से समझेंगे। जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर गिरफ्तार किए गए उन सब लोगों की लिस्ट है, आप सभी को पता है इंडिया के अंदर कि उसमें से 6 कौन थे, यूक्रेनियन थे और एक अमेरिकन था। आप सबके नाम देख सकते हैं,
13 मार्च 2026 को जब ये लोग पकड़े गए थे। जो सबसे पहले नाम था मैथ्यू एरन वेंडे। आप सबको पता है ये आदमी क्या है, इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट का नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 37185512। इसको कोलकाता के एयरपोर्ट से रात के 9 बजे अरेस्ट किया गया। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो ये बहुत पहले से उन देशों के अंदर एक्टिव था जो देश आज वॉर लड़ रहे हैं। आपको दूसरा नाम है पेट्रू हुबा, यानी कि यूक्रेनियन। इसको लखनऊ एयरपोर्ट से रात के 8:02 पर अरेस्ट किया गया था। आप इसका पासपोर्ट नंबर भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तीसरा नाम है तारस सिलियाक, मतलब ये भी एक यूक्रेनियन। इसको भी लखनऊ एयरपोर्ट से 8:25 पर अरेस्ट किया गया था। इसका पासपोर्ट नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। चौथा नाम है ईवान, यानी कि ये भी यूक्रेनियन। इसका पासपोर्ट नंबर भी आपको नजर आ रहा है। इसको भी लखनऊ एयरपोर्ट से रात के 8:10 पर अरेस्ट किया गया था। अगला नाम मारियन स्टेफेनीव, ये भी यूक्रेनियन। इसका भी आपको पासपोर्ट नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसको दिल्ली एयरपोर्ट से रात के 11:40 पर अरेस्ट किया गया था। जो छठा आदमी है उसका नाम है मास्किम, का भी पासपोर्ट नंबर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। इसको भी दिल्ली के एयरपोर्ट से रात को 11:30 पर अरेस्ट किया गया था। और लास्ट सातवां नाम विक्टर कौन, ये भी यूक्रेनियन। इसका भी पासपोर्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसको भी दिल्ली के एयरपोर्ट से रात को 11:20 पर अरेस्ट किया गया। ये मैं आपको सब क्यों कह रहा हूं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन दुनिया की सारी न्यूज एजेंसी वेस्ट ने क्या बोला, नहीं ये तो हमारे एक्स हैं, मतलब ये हमारे कोई जासूस नहीं है, इनके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये आज भी प्रेजेंट टाइम में भी नाटो के लिए काम कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हैं। हम पहले नाम पर आते हैं मारियन के ऊपर। मारियन कौन है? मारियन यूक्रेन की मिलिट्री विंग है, एक GUR। उनका क्या था, स्पेशल एजेंट था। मेरी बात समझ रहे हैं? ये काम करता था वहां की मिलिट्री के लिए। मतलब यूक्रेन दुनिया के अंदर, आपको सबको पता है कि बायोकेमिकल के अंदर सबसे ऊपर है। अब आप समझ रहे हैं, यूक्रेन के अंदर आज पूरी यूक्रेन आर्मी ही कंट्रोल करती है। पिछले 3.5 साल से जंग कर रही है यूक्रेन आर्मी। और इनको किसका सपोर्ट, मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा किसका, नाटो का। स्लाइड पर आप देख रहे हैं मारियन का नाम। मिलिट्री किसी को भी एक कोड देती है तो इसका कोड था फॉक्स। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, फॉक्स का मतलब इंटेलिजेंट इकट्ठा करो, लोगों को ट्रेंड करो। मेरी बात समझ में आई आपको? लोगों को जो भी जरूरत हो वो दो, लेकिन किसको? हर आदमी को नहीं। जो देश आपके दुश्मन हैं उनके बगल वाले देशों को, यानी कि उनके एनिमी को। मतलब जैसे हिंदुस्तान के जितने भी दुश्मन देश हैं उनको मजबूत करो ताकि भविष्य में वो हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब क्या, पर्दे के पीछे। आप जिनको एक आम नागरिक समझ रहे थे कि हिंदुस्तान की NIA ने उनको अरेस्ट किया, आप अगर इनकी असलियत जानोगे तो शायद आप शॉक हो जाओगे। और आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, यार ये इतने कट्टरपंथी हैं। आपको एक फ्लैग और सलूट नजर आ रहा है। ये सलूट क्या है? ये है नाजी। मतलब आप समझ रहे हैं, ये आज भी क्या है, नाजी को सपोर्ट करते हैं यार ये लोग। मारियन, मतलब आपको क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखिए कि आज 2026 के अंदर जिस आदमी की सोच नाजी सोच हो, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दुनिया को किस तरह से देखता होगा। वो नाजी जिन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब सिर्फ लोग मरे हैं, नाजी सोच आज भी जीवित है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप इसी मारियन को देख रहे हैं कि यार ये एक आर्मी के ड्रेस के अंदर है और ये क्या कर रहा है, एक ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो ड्रोन जो वॉर में काम आते हैं, चाहे वो सर्वेलेंस के अंदर हो, चाहे एनिमी को खत्म करने के लिए हो। ये सबसे बड़ा उदाहरण तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपके देश के एक फील्ड ऑपरेटिव नहीं थे, या ये आपके देश के स्पेशल एजेंट नहीं थे। जिसकी मैं बात कर रहा हूं मारियन ने, इसने किम्रिया के अंदर भी क्या युद्ध लड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, ये एविडेंस कहते हैं। अगर आप और देखो स्लाइड पर तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा ये किसको ऑपरेट कर रहा है। ये मिलिट्री सर्वेलेंस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। मतलब ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये वो ड्रोन है जो देश की स्पेशल फोर्स या देश की मिलिट्री यूज करती है ताकि सर्वेलेंस किया जा सके। और ये किसको ट्रेन कर रहा है? म्यांमार में उन एंटी इंडिया लोगों को जिन्होंने कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट के अंदर
आग लगाई है या हमारे देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा तारक सिलियाक। यार 26 नवंबर 1988 को इसका जन्म हुआ। इसका फोन नंबर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर और पासपोर्ट नंबर भी नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये क्या कर रहा हूं, यूक्रेन ये बोल रहा था कि ये भी उनका कोई एक्स आर्मी मेंबर है, लेकिन सच में ये है कि उनकी 80 मतलब एसवी सेपरेट एयरबोर्न असल्ट ब्रिगेड यानी कि यूनिट A0284 का ये क्या था, डायरेक्टर था। मेरी बात समझ रहे हैं, जिसे वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन आर्मी के लिए काम नहीं करता था। जबकि इंटरनेट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने बहुत सारी फर्जी आईडी बनाई हुई थी। ये अपना नाम क्या बताता था, ये अपना नाम बताता था तारस बशो, और भी बहुत सारी फर्जी आईडी इसकी। लेकिन असली में ये क्या है, एक एयरबोर्न का एक स्पेशल एजेंट। और आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा यार, आर्मी ड्रेस में पहना हुआ है, बहुत सारे मेडल्स लगाए हुए हैं। एयरबोर्न का एक एरिया है जहां पर बहुत सारे प्लेन्स भी पीछे खड़े हुए हैं। क्या आप इसको भी झुटलाओगे कि ये आपका एयरबोर्न का एक स्पेशल एजेंट था जो आज भी यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस या स्पेशल फोर्स के लिए काम कर रहा था? और तीसरा आरोपी यार आप सबको पता है, ईवान का जन्म हुआ था 15 मार्च 1992 को। इसका फोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका पासपोर्ट नंबर भी नजर आ रहा है। यह भी यूक्रेन की 68वीं रेडियो टेलीकॉम बटालियन का क्या था, एक ऑपरेटर था। मतलब अब आप बोलोगे यार रेडियो ऑपरेटर, दुनिया की कोई भी जंग होती है मेरे भाई, आपको बात करना पड़ता है। हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे बात नहीं करते हैं, एक सिग्नल कोड के जरिए बात की जाती है। वो सीक्रेट कोड क्या होते हैं, दुनिया का एक सिग्नल ऑपरेटर ही जानता है, ताकि दुनिया की कोई भी एजेंसी या मिलिट्री क्या हो इनको डिकोड ना कर सके। और ईवान का मिलिट्री नेटवर्क भी बिल्कुल क्या है, अगर आप इसकी सोशल मीडिया देखोगे तो आपको बहुत शौक होगा सोशल मीडिया देखकर। मतलब सोशल मीडिया के अंदर भी ये क्या कर रहा है यार, ये नाजीवाद को प्रमोट कर रहा है। 2015 को इसने अपने सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट करी थी। उस पोस्ट में मैं नहीं कह रहा हूं, आप क्लियर देख सकते हैं कि ये नाजीवाद का क्या कर रहा है, सिंबल को फैला रहा है। यानी कि वो सोच जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर की थी, 2015 के अंदर भी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एविडेंस कह रहे हैं कि हिटलर मर गया लेकिन उसकी सोच वास्तविक आज भी दुनिया के अंदर जीवित है, और वो इनके सोशल मीडिया के अंदर आज भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम यूक्रेन के चौथे आदमी की बात करें, मैस्विक गोंचारुक, अगर आप इसको देखोगे तो इसको तो मेडल भी मिला हुआ है भाई। मतलब एक देश ने इसको मेडल दिया हुआ है, एक टीचर के तरह। मेरी बात समझ रहे हो, टीचर। लेकिन दुनिया को ये क्या सिखा रहा है, ये दुनिया को सिखाता है नाजीवाद। मतलब कि दुनिया के अंदर सिर्फ वही जीवित रहेंगे जो नाजी सोच रखेंगे। और इसका काम क्या था, इसका काम था बच्चों को भी हथियार की ट्रेनिंग देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने एक एविडेंस नजर आ रहा होगा, इस एविडेंस को आप ध्यान से देखो। छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। और ये अपना साथ में टेलीग्राम अकाउंट्स भी चलाते थे यार, टेलीग्राम अकाउंट्स, मेरी बात समझ रहे हैं। और उसके थ्रू, टेलीग्राम अकाउंट के थ्रू ये लोग अच्छी बातें नहीं बताते थे, ये दुनिया को क्या करते थे, युद्ध की बातें। मतलब छोटे छोटे बच्चों को ये बताना कि ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी एक वर्दी में है, लेकिन वर्दी देश के लिए नहीं, मतलब वर्दी किसके लिए, पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाओ। मैंने आपसे बोला कि छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, तो इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे उनके थ्रू ये क्या करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे छोटे छोटे बच्चों का। अगर आप इनके चैनल देखो यार, उन चैनलों में किसको दिखा रहे हैं, उन चैनलों के अंदर ये दिखा रहे हैं यारोस्लाव, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, हिटलर का वो खास आदमी जिसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, नरसंहार किया। आज भी ये उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरी बात समझे, हम सिर्फ किसको याद करते हैं, हम सिर्फ हिटलर को याद करते हैं, लेकिन हमें दुनिया में वो लोग नजर नहीं आते जिन्होंने हिटलर से भी बड़ा काम किया। स्टीव बाडेरा, मेरी बात समझ रहे हैं, ये वो आदमी था जिसने हिटलर के साथ मिलकर लाखों लोगों के मौत के घाट उतार दिया। और ये आज जिन यूक्रेनियन की हम बात कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ सोशल मीडिया के अंदर फोटो लगा रहे हैं। अगर आप देखो दीवार के पीछे एक ऐसे नाजी लीडर की फोटो है जिसने 5 लाख बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया यार। मैथ्यू वैन डाइक, इसका तो नाम सभी ने सुना होगा यार, अमेरिकन। मेरी बात समझो, अमेरिका ने मना कर दिया यार, हम इसको जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस विंग ने इसको पकड़ लिया, सारे एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, सारे के सारे एविडेंस तो खत्म कर चुके होंगे। ब्रिटेन की MI6 सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, मतलब इसका एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन था
ठीक है, वहां पर क्या करता था, वहां पर नए नए लोगों को ट्रेंड करना। MI6 क्या करती थी या नाटो क्या करती थी, इसी संगठन के थ्रू दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाना। मेरी बात समझ रहे हैं, दुनिया के अंदर हथियार सप्लाई करना। मैथ्यू खुद क्या था, खुद एक ट्रेंड सोल्जर रहा है, कई देशों के अंदर वॉर लड़ चुका है, ड्रोन में इसको महारत हासिल है, दुनिया के अलग अलग हथियार चला सकता है, वॉर कैसे लड़ा जाता है, डिफेंस कैसे किया जाता है, एयर डिफेंस कैसे तैयार किया जाता है, इसको ये अच्छे से पता है। मैं आपको ये बताऊं कि इसने एक AID बनाई थी, इंडिविजुअल एयर डिफेंस, और लोग कहते हैं कि वो नक्शा तो उसने यूक्रेन को मुफ्त में दिया। मेरी बात समझ रहे हो, ताकि ड्रोन को गिराया जा सके। आप मेरी बात समझे, तो पूरी दुनिया के अंदर ये लोग वॉर करा रहे हैं, और लोग कहते हैं, अमेरिका कहता है, ब्रिटेन कहता है, नहीं यार ये तो सिविल नागरिक है, ये तो हमारे एक्समैन रह चुके हैं, हमारा तो इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आज दोबारा पूछ रहा हूं कि अमेरिका से म्यांमार या यूक्रेन से म्यांमार 3500 माइल दूर है, अमेरिका से 8500 माइल दूर है। आपके ये लोग, ये आपके अपने लोग हैं, आप इनको झुकला नहीं सकते। आपके लिए इन्होंने वॉर लड़ी है, आपके लिए इन्होंने अलग अलग देश में रिक्रूटमेंट करी है, आपके ही इशारे में ये लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे म्यांमार के अंदर, ये क्यों म्यांमार के एंटी लोगों को ट्रेंड कर रहे थे? क्यों नाटो इतना मेहरबान है कि लाखों रुपए के ड्रोन, लाखों रुपए के हथियार आज ऐसे ग्रुपों को दे रहा है जो हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैला रहे हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को लगातार जला रहे हैं। अब आप मेरी बात समझे, मैंने आपसे पहले ही कहा था शुरुआत में कि ब्रिटेन हो, नाटो हो या अमेरिका हो, ये हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, ये डायरेक्ट वॉर नहीं करते। ऐसे ही लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर क्या करते हैं, ये लोग युद्ध जैसा माहौल पैदा करते हैं, युद्ध कराते हैं, एक देश को गहरे युद्ध में झोंक देते हैं। मतलब मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने तो एक बहुत बड़ा खुलासा किया था यार। 11 मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के हिसाब से मिजोरम के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिजोरम से बहुत सारे मिशनरीज, ब्रिटेन के एजेंट या अमेरिका के एजेंट क्या हैं, वो लगातार म्यांमार जा रहे हैं, वहां के कुकी समुदाय को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन्होंने ये क्लियर लिखा कि ब्रिटिश टेररिस्ट यानी कि ब्रिटिश आतंकवादी डेनियल ह्यूवो 2024 के अंदर कहां से गिरफ्तार हुआ था, मिजोरम के एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था। ये अभी की घटना नहीं है, ये आज से 2 साल पहले की घटना है। ऐसा नहीं है कि MI6 या CIA आज ही नॉर्थ ईस्ट को दहलाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, ये 2024 का भी इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस है। शायद दुनिया ने इस पर गौर नहीं किया। अगर मैं डेनियल ल्यूवी की बात कर रहा हूं, इसका सगा भाई सैमुअल ल्यूवी, वो तो यूक्रेन युद्ध में मारा गया यार। अब मेरी बात समझ रहे हैं, एक भाई यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, दूसरा भाई हिंदुस्तान में आकर म्यांमार जाता है और यहां के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। ये सिर्फ भाई की बात नहीं है, अगर हम इनके पिताजी की भी हिस्ट्री पर जाओगे ना यार, पॉल न्यूवे की बात, उनके ऊपर भी आतंकवाद होने के आरोप लगे हैं कि वो भी एक आतंकवादी हैं। डेनियल न्यूवे और उसके साथी अलेक्जेंडर ग्रैंड को मिजोरम के लोंगीपी एयरपोर्ट पर ट्रैक किया गया था यार। और ये भी क्या कर रहा था, ये भी म्यांमार जाके वहां के एंटी एलिमेंट्स को क्या कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। और आप देख सकते हैं CIA का एक एजेंट, मतलब CIA का शूटर स्नैपर ब्रैन बाइजर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये वो आदमी है जिसने यूक्रेन के अंदर यानी कि कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। और ये अमेरिका की सबसे खतरनाक बटालियन 101 मतलब 101 एयरबोर्न डिवीजन का एक स्नैपर रह चुका है। और इसने कई लोगों को रिक्रूट किया है, कई लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है, कईयों को एक अच्छा स्नाइपर बनाया है। और उन सब लोगों का काम क्या था, यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ वॉर लड़ना। और कहते हैं कि बूचा के अंदर जो नरसंहार किया था, वहां पर भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। आज हमारा देश कई बॉर्डरों से घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप म्यांमार देखें, आप चाइना देखें, आप बांग्लादेश देखें, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ ये ब्रिटेन, अमेरिका क्या कर रहा है, ऐसे अलगाववादियों को हथियार दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, पैसों से मदद कर रहा है।
और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला है 10 मार्च 2025 को, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा विदेशी लड़ाके क्या गए मिजोरम क्रॉस करके म्यांमार पहुंचे। ये क्या है, नाटो का एक सीक्रेट ऑपरेशन है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जो लग रहा था कि नॉर्मली सिर्फ 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन पकड़े गए, नहीं, इनका सिर्फ एक ही काम था, हिंदुस्तान को क्या करना, युद्ध में झोंकना। अब आप बोलोगे युद्ध में कैसे झोंकेंगे? अगर नॉर्थ ईस्ट से एंटी एलिमेंट्स लगातार ड्रोन से हमले करते हैं तो एक देश की युद्ध की शुरुआत होती है। जब भी किसी देश के अंदर युद्ध भड़कता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरा देश युद्ध के अंदर चला जाता है। और अमेरिका और ब्रिटेन कभी सीधे सामने से नहीं लड़ते यार, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही भाड़े के सैनिक, मेरी बात समझे, जो उदाहरण के लिए 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों को ये हायर करते हैं। इनके थ्रू बहुत सारे और लोगों को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। उन लोगों से क्या करवाया जाता है, उनसे हत्याएं कराई जाती है, देश के बच्चों को ड्रग्स की आदत दिलाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को युद्ध में झोंका जाता है। इसलिए आज भारत को क्या करना चाहिए, ब्रिक्स मतलब अपनी मिलिट्री और खुफिया ताकत बढ़ानी चाहिए। हमें सीधे अमेरिका को और ब्रिटेन को या यूक्रेन को एक मैसेज देना चाहिए कि 3500 माइल दूर या 8500 माइल दूर आप क्या कर रहे हो। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम बात करेंगे, हम अपने तरीके से निपटेंगे। आप कौन होते हो हमारे पड़ोसी देशों की मदद करने वाले? आप कौन होते हो जो हमारे पड़ोसी देश को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते हो और हमारे देश के अंदर आतंक फैलाते हो? इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पर्दे के पीछे बहुत सारी बड़ी ताकतें होती हैं जो हमें कभी नजर नहीं आती। हम सिर्फ अखबार के एक पेपर पर पढ़ते हैं कि कुछ विदेशी लोग हमारी धरती पर पकड़े गए, लेकिन उनके पीछे का असली प्लान हमें कभी नहीं पता चल पाता। जितने भी एविडेंस हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और ये सारा का सारा जो एविडेंस हमें मिला है ये लीक यूक्रेन की तरफ से मिला हुआ है। वो संगठन इसके लिए बहुत मेहनत करता है ताकि हर इंफॉर्मेशन आपको मिले। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन सुनी, इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं लीक यूक्रेन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ग्राउंड में इतनी मेहनत करी है। छोटे छोटे एविडेंस उन्होंने हमें दिया ताकि ये एविडेंस सारा हिंदुस्तान देखे और ये सारे लोग देखें जो सोचते हैं कि क्या सिर्फ 6 ही लोग तो पकड़े गए, 7 लोग ही तो पकड़े गए, क्या हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा, ये वो 7 लोग हैं जो आपके देश को युद्ध में झोंकने आए थे। अगर आपको तब भी यकीन नहीं हो रहा तो कुछ साल पहले याद करो, जब 20 से 25 अंग्रेज पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के गुजरात आए और उन्होंने 190 साल तक हमारे देश के अंदर राज किया। तो हमें इन हर व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए जो हजारों किलोमीटर दूर रह के प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें हमारे सरकार के अगेंस्ट करते हैं, हमें आपस में लड़वाते हैं और खुद अपनी तिजोरियां भरते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा बात करता हूं और आपसे हमेशा कहता हूं कि दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। थैंक यू।